नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेन पांडे आपका स्वागत करता हूं। आपका दोस्त हूं, आपका भाई हूं। नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा में आपका स्वागत करता हूं। हम संधि की बातें कर रहे थे, तो संधि के चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। आज संधि में हम बात करेंगे यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि की। यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि की बात हम करेंगे, साथ ही हम विसर्ग संधि की बातें करेंगे। दोस्तों, सबसे कठिन संधि होती है व्यंजन संधि। तो यदि आप स्वर को समझ लीजिए और विसर्ग को समझ लीजिए तो बचती है आपके पास एक संधि, केवल व्यंजन संधि। तो आप ऑप्शन में आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं यण स्वर संधि की। तो यण स्वर संधि दोस्तों, जब जब मैंने बताया था आपको कि एक वर्णमाला का जो पार्ट है, वर्णमाला आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, वर्णमाला के मैंने 3 पार्ट बनाए हुए हैं। उन 3 पार्ट को आप देख लीजिए तो आधी हिंदी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वर्णमाला बहुत ही बेसिक है हिंदी को समझने से पहले। यदि आप प्रत्यय पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको वर्णमाला का इस्तेमाल होगा। ठीक है, वर्णमाला आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वर्णमाला में मैंने स्वर और व्यंजन की बात की थी, वर्णमाला की परिभाषा की बात की थी, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, इन सब की बातें हमने की थी। तो उसमें मैंने एक बताया था कि एक वर्ण ऐसा है कि जो हर व्यंजन के पीछे छुपा रहता है, उसका नाम है आ। अब ये आ बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। पूरा खेल इसी का है, पूरा खेल इसी का है। तो हम इसको समझ लेते हैं। तो जब जब छोटी ई और बड़ी ई के साथ, छोटी ई और बड़ी ई के साथ छोटा आ या फिर बड़ा आ आएगा, जब जब छोटी ई या बड़ी ई के साथ छोटा आ या बड़ा आ आएगा, तब तब एक आपका वर्ण बनेगा जो या कहलाता है। मैंने क्या कहा कि जब जब छोटी ई या बड़ी ई के साथ या तो छोटा आ आए या तो बड़ा आ आए, तब आपका या बन जाता है। अर्थात यदि ई के साथ आ आता है तब क्या बन जाता है, या। यदि बड़ी ई के साथ बड़ा आ आता है तब भी बन जाता है या तो छोटी ई के साथ बड़ा आ आता है तब भी बन जाता है या तो बड़ी ई के साथ छोटा आ आएगा तब भी बन जाएगा या। अर्थात इन चारों का आपस में मिलने से, इन चारों का आपस में मिलने से हमेशा बनता है या। इसी तरह यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ छोटा आ या बड़ा आ आता है, यदि मैंने कहा क्या कहा, यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ यदि छोटा आ या बड़ा आ आता है तो हमेशा आपका बनता है वाह। इसी तरह यदि ऋषि, ऋषि के साथ छोटा आ आता है तो बनता है रा। अब आप चले जाइए कि मैंने जब गुण स्वर संधि बताई थी उसमें भी कहा था कि जब ऋषि के साथ आ आता है तब भी बनता है कुछ, बताया था ना। तो उस टाइम पर मैंने जो आर बताया था वो क्या था कि ये आ इधर था, ऋषि बाद में था। यहाँ बात हो रही कि ऋषि के बाद आ आने से, छोटी ई या बड़ी ई के बाद आ आने से, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद आ आने से, तो इसका जो यण स्वर संधि का कोड बन जाता है या वा रा। क्या कोड बन जाता है, यदि आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं आपको। कौन सा कोड बन जाता है, या वा और रा। या व रा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आप इसको समझ लीजिए कि या व रा आपको दिखाई देता है कहीं भी, या तोड़ने को दिखाई देता है, आप किसी शब्द को तोड़ेंगे और उसमें ढूंढेंगे कि यण संधि है कि नहीं, तो या व रा आपको हमेशा दिखाई देगा। आप समझते हैं कैसे, उदाहरण से संधि को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। माफी चाहूंगा, उदाहरण से संधि को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मैं उदाहरण को समझा देता हूं, आप इसको समझिए। यहाँ पर लिखा है अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक हो जाता है अत्यधिक। ठीक, अति प्लस अधिक हो जाता है अत्यधिक। तो आप देखिए, ये मैंने बताया था संधि में जब 2 शब्द होते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिल जाते हैं और एक नया वर्ण बना लेते हैं, है ना। 2 शब्द होते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलकर कुछ ना कुछ बदलेंगे। तो यहाँ पर अति में देखिए क्या है, छोटी ई है, और अधिक में क्या है, देखिए छोटा आ है ना। तो ई और आ, देखिए ई और आ मिलके क्या बना देते हैं, या। और या के नीचे मैंने लगाया है हलंत, हलंत लगा है तीनों में, या व रा, तीनों में हलंत लगा है। हलंत का अर्थ होता है आधा, आधा वाला शब्द आएगा।
तो ये ती मतलब छोटी ई और आ मिलके आधा ता बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आधा बना लेंगे और किसके साथ है आ जाएंगे, या के साथ। तो ये और ये मिलके अत्यधिक बना लेते हैं। यण स्वर संधि को उदाहरण को यदि आपको समझना है तो यण स्वर संधि के उदाहरण को समझने का सबसे आसान तरीका होता है, उसमें आधा वर्ण जरूर आता है, आधा वर्ण जरूर आएगा, वो आधा व्यंजन आपका आएगा। तो जितने ज्ञापनफल आपको मिलेंगे किसके, यण स्वर संधि के, उसमें देखेंगे आधा आधा वाला वर्ण जरूर छुपा होगा। जैसे अत्यधिक आधा ता, यद्यप आधा दा, इत्यादि, अत्यल्प, दिव्यार्पण, स्वागत, मध्यागमन, प्रत्येक, न्यून, व्यू। तो ये कुछ शब्द हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनकी मदद से हम यण स्वर संधि को पहचान सकते हैं। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको एग्जाम्पल में ऑप्शन सही सेलेक्ट करना है। तो अत्यधिक मतलब अति धन अधिक, अत्यधिक हो गया। यद्यपि को बनते हैं यदि प्लस आ से, तोड़ने का तरीका है देखिए, छोटी ई और बड़ा छोटा आ, छोटी ई और आ जब आएंगे, छोटी ई और आ आएंगे तो यह बनता है, तो यहाँ पर भी यद्यप हो जाता है। इत धन आदि, इत्यादि, अति धन अल्प, अत्यल्प, देवी धन अर्पण, देव्यार्पण, सुधन आगत, स्वागत। देखिए ये क्या है, छोटा ऊ है और बड़ा आ है, तो छोटा ऊ और बड़ा आ मिलके क्या बन जाते हैं, वह बन जाते हैं। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो कीवर्ड आपको पकड़ना है कि आधा अक्षर आएगा, यदि आधा अक्षर वाला वर्ण दिखाई देता है तो आपको लगा देना है क्या, इधर वाले शब्द यदि आपको ऑप्शन में मिलते हैं तो आपको लगा देना है यण स्वर संधि। यदि इधर वाला संधि विच्छेद करके कौन सा शब्द बनाया जाएगा, तब के लिए फार्मूला याद करेंगे कि यदि इन शब्दों से आपको खेल खेलना है कि ये शब्द कैसे बनेंगे, इनका यूज पड़ेगा तब जब इससे इधर वाले से आपको ये वाला बनाना है। मैंने बताया था एक संधि होती है, दूसरा संधि विच्छेद होती है। ये संधि शब्द कहलाते हैं और इधर वाले संधि विच्छेद शब्द कहलाते हैं। तो संधि विच्छेद शब्द समझने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला, ये वाला तरीका पता होना चाहिए। और यदि संधि आपकी दिया है तो आपको ढूंढना है कि यण स्वर संधि कहाँ निकलेगी, जहां पर आधा वाले शब्द होंगे। तो आशा करता हूं यण स्वर संधि आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो यण स्वर संधि में ही आते हैं। मैंने एक ऋषि भी बताया है ना, तो ऋषि आपका छूटेगा नहीं। तो जैसे पितृ अनुमति, देखिए पितृ, मातृ, मातृ पितृ, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, ऐसे वाले जो शब्द होते हैं ये भी यण स्वर संधि के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है पितृ अनुमति, मात्राज्ञा, मातृक्षा, पितृक्षा, ऐसे वाले जो शब्द हैं यण स्वर संधि के उदाहरण हैं। अब हम आयादी स्वर संधि में आते हैं। यदि आप स्वर संधि के सारे एग्जाम्पल समझ गए और विसर्ग को मैं 5 मिनट में बता दूंगा तो आपका स्वर कंप्लीट हो गया, विसर्ग कंप्लीट हो गया। इसके बाद बचता है व्यंजन। व्यंजन ना पढ़ेंगे तब भी आप ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेंगे, ना तो स्वर का उसमें दिमाग लगेगा ना तो व्यंजन का दिमाग लगेगा, तो अपने आप व्यंजन निकल के सामने आ जाएगा। ना तो स्वर होगा ना तो विसर्ग होगा, तो तीसरा बचता है व्यंजन। तो व्यंजन आप आसानी से बता लेंगे। तो आपको यदि बोर ना लग रहा हो, लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और दोस्तों को शेयर कर दो। केवल आप ही बस मत पढ़ो, आपके साथ आपका दोस्त भी पढ़े, ऐसी भावना होनी चाहिए। यदि आप अच्छी भावना लेकर पढ़ेंगे तो जरूर कामयाब हो जाएंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि को हम समझेंगे तो जब जब आपका ए और ऐ, ठीक, ए और ऐ के साथ कौन सा शब्द आएगा, पहले हम ए के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जब जब ए के साथ आ आएगा, जब जब ए के साथ आ आएगा तब आपको उच्चारण करना है ऐ। ठीक, जब ए के साथ आ आएगा तब आपको उच्चारण करना है ऐ। जब ऐ के साथ आपका आ आएगा तब आपको उच्चारण करना है आय। ठीक, जब ए के साथ आ आएगा तब आपको बोलना है ऐ, जब ऐ के साथ आ आएगा तब आपको बोलना है आय। और जब ओ के साथ क्या आ जाए, आपका आ जाए, आ का खेल हर जगह है, ऐ आ हर जगह शामिल है। जब ओ के साथ आपका आ जाए तब आपको उच्चारण करना है औ। यदि आपका औ के साथ आपका क्या आ जाए, आ जाए, तब आपको उच्चारण करना है आओ। अर्थात अयादि स्वर संधि का जो कोड वर्ड बनता है वो है ऐ, आय, औ, औ।
तो सब आ का खेल है, तो ए के साथ आ आने पर आए के साथ आ आने पर आए, ओ के साथ आ आने पर आओ, और आओ के साथ आ आने पर आओ बन जाता है। गर्मी बहुत है, काफी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, तो आप देख सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं, आपका घाटा है। तो कोड वर्ड हो गया आए, आओ, आओ इत्यादि। ये जो शब्द आते हैं अयाद स्वर संधि के उदाहरण कहलाते हैं। पहचान मैंने बता दिया है कि अयाद स्वर संधि को आप कब पहचान सकते हैं, जब आए आओ आओ हिंदी पढ़ते बनता है, तो जब जब हिंदी आप पढ़ेंगे तब तब आपको ये शब्द जरूर उसमें उच्चारण के लिए छुपे हुए दिखाई देंगे। पहला देखिए आए आओ आओ, तो हम शब्द पढ़ते हैं नयन, नयन पढ़ते हैं ना, आय का उच्चारण होता है नयन, नयन, आयन मतलब आय, तो ने प्लस आयन। अब देखिए नयन को हम तोड़ेंगे, मतलब आय का उच्चारण इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नयन में आय का उच्चारण हो रहा है। पहली बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी बात, ये संधि शब्द है, अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे टूटता है, कैसे टूटता है, ना मतलब आ, और ये टूटेगा ने, मतलब किसके साथ, ए के साथ आ रहा है, ए के साथ क्या आ रहा है, आ रहा है, तो ये टूटता है माफी चाहूंगा, ए और आ गया तो आपका क्या बन जाता है, आय बन जाता है ना। तो आय का उच्चारण देखने को मिल रहा है कि ए और आ आने से आय बनता है, आय और आ आने से आय बनता है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए आय और आ आने से क्या बनता है, आ, इसलिए नायक, और यहाँ पर ए और ए आने से बनता है आय, इसलिए नयन। यहाँ पर देखिए ओ लिखा है, मतलब ओ लिखा है, ओ के साथ आ रहा है, ओ के साथ आ रहा है, तो क्या बनता है, औ बनता है ना। ओ के साथ आ आने से औ बनता है, तो पो प्लस अन पवन बनता है, मतलब औ बनता है, औ का उच्चारण है। तो ये आय का उच्चारण हो गया, आय का उच्चारण हो गया, औ का उच्चारण हो गया, बचा आओ का उच्चारण। आओ का उच्चारण कैसे पढ़ सकते हैं, इसी तरह पाओ प्लस आके, देखिए यहाँ पर आओ है, आओ है, आओ के साथ क्या आ रहा है, आपका आ रहा है, तब क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा, इसलिए पाओ प्लस क्या आपका आक, तो ये आओ का उच्चारण हो जाएगा, तो बन जाता है पावक। ठीक है, तो पावक नायिका गायक, नयन पहले उदाहरण से रट डालिए कि नयन नायक पवन पावक गायक गायिका भवन श्रवण नाविक भावनी गवीश भावुक पवित्र। ऐसे कुछ शब्द हैं जिसमें कौन सी संधि आ जाती है, अयाद स्वर संधि आ जाती है। अयाद स्वर संधि आपको शायद क्लियर हो गया होगा, तो इसको हम हटा देते हैं। अब आपको हम थोड़ा सा जल्दी से विसर्ग स्वर संधि बता देते हैं। तो विसर्ग स्वर संधि एक ऐसी संधि है जिसको हम उसके उदाहरण से ही समझ सकते हैं। विसर्ग का मतलब क्या है, दो बूंदी वाले, जैसे प्रातः, प्रातः में क्या होता है, प्रातः लिखते हैं ना, प्रातः काल, तो प्रातः मतलब ये दो बिंदी आ रहा है, मतलब विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग में विसर्ग संधि जरूर आएगी। दूसरी बात, विसर्ग संधि केवल संस्कृत वाले शब्द में इस्तेमाल की जाती है। हिंदी के कुछ ही शब्द हैं जिसमें विसर्ग का इस्तेमाल होता है, किंतु आपको अधिकतर 99% जो विसर्ग मिलेगा वो संस्कृत शब्द में है, आता हुआ दिखाई देगा, जैसे अतः हो गया, प्रातः हो गया। ठीक है, ऐसे वाले जो शब्द हैं आपको किसमें, संस्कृत शब्द में दिखाई देंगे, तो बिंदी को कहते हैं विसर्ग। अब विसर्ग संधि कहाँ कहाँ होती है, तो कुछ शब्द होते हैं, जैसे आपका ये क्या लिख दिया मैंने, शिवेंद्र का आधा सा लिख दिया, मतलब ये वाले सा का आधा कर दिया, और ये आधा कर दिया किसका, ये वाले सा का, ये आधा कर दिया खटकोण का, मतलब इसका। ठीक है, तो ये जो तीन शब्द हैं, और दूसरा आधा चा, आधा चा कैसे लिखा जाता है, ये तो पूरा चा हो गया, तो ऐसे लिख लीजिए। तो ये वाले जो शब्द हैं ये किसमें आपको छुपे हुए दिखाई देते हैं, किसमें, विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि के ये कोड वर्ड हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स कहलाते हैं ये, है ना। तो आधा सा, आधा ये वाला सा, और आधा खटकोण वाला सा, और नीह, एक शब्द होता है नीह, मतलब नी, और एक शब्द होता है दू, तो सा, और एक शब्द आधा चा, आधा वाला चा बनाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ शब्द होते हैं जो उसमें आते हैं। अब हम उदाहरण से समझ लेते हैं विसर्ग संधि। तो जैसे आपका क्या हो गया, निराहार, निराहार एक शब्द हो गया आपका,
निराहार, तो जो नी है ना हमेशा उसके आगे क्या लग जाता है, बिंदी, और इसको आप बना सकते हैं आहार। ठीक है, विसर्ग को हम और विस्तार से समझ लेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तो कुछ शब्द आप याद कर लीजिए जो विसर्ग संधि में आते हैं, जैसे आपका निहार हो गया, दुरासा हो गया, तपोभूमि हो गई। ये आपकी एक नोट्स है जो मेरे द्वारा बनाई गई है। आप चाहें तो मैं इसकी फोटो कॉपी आप लोगों को दे सकूंगा, जो मेरे खास दोस्त होंगे केवल उनको। तो निराहार, दुरासा, तपोभूमि, मनोयोग कुछ कीवर्ड्स हैं जिसमें ये दिखाई देता है। अधोगति, पयोधि, निराशा, बहिर्मुख, निष्कपट, निष्प्राण, नमस्ते। नमस्ते में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। तो नमस्ते, दुस्साहस, अनुच्छेद, छत्र छाया, निरोग। आप लोगों को निरोग शब्द लिखना आता है क्या? ये जो है शुद्ध अशुद्ध वाक्य में आ जाता है। हम सब लोग बोलते हैं निरोग शब्द, तो निरोग ऐसे लिखा जाता है। क्या ये सही है? जी नहीं, ये एकदम गलत है। निरोग लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, अभी जब टूटता है तो ये बन जाता है निह प्लस रोग। इसका एक तरीका होता है, वो तरीका मैं किसी और दिन बताऊंगा आपको। एक हो गया निरोग, एक दूसरा होता है नीरस। तो नीरस ऐसे लिखते हैं क्या? नीरस नहीं, नीरस ऐसे लिखते हैं, ये वाला गलत है, और ये नीरस। तो ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य में भी कई बार पूछे जाते हैं। तो कुछ शब्द हैं जिनके एक निश्चित मतलब संधि तय है कि वो इसी संधि में आते हैं, उसको हम किसी दिन और बताएंगे। और संधि आप स्वर समझ लीजिए और विसर्ग समझ लीजिए, तो आपको व्यंजन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब स्वर नहीं होगा, जब विसर्ग नहीं होगी, तब हमेशा व्यंजन होगा, क्योंकि 3 ही संधि हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और घंटी को बजा दो, बेल आइकन को बजा दो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।